Hello, good evening, my dear student. Today I am talking about Mendelian principle of heredity. इन्हें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है. तो वन बाय वन पहले थोड़ा सा हम जो क्वेश्चन रिलेटेड टॉपिक पूछ लिया जाता है कई बार उसको हम डिस्कस करेंगे. ग्रेगर जॉन मैंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. 1822 से लेकर 1884 तक इनका टाइम पीरियड रहा है. ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे और ऑस्ट्रिया में ये एक पुअर फैमिली में इनका बर्थ हुआ था. इन्होंने गार्डन पी, जिसका बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम होता है, उस पर अपनी रिसर्च की और उन्होंने अपनी रिसर्च पेपर पब्लिश किया स्टडी करके. बट जब तक ये जिंदा रहे इनको इस चीज़ का क्रेडिट नहीं मिला. लेकिन डेथ के बाद इस टॉपिक पर ही दोबारा से रिसर्च चालू हुई. जैसे 1900 में मेंडल के जितने भी रिसर्च थे उन पर हुगो डी व्रिज, कार्ल कॉरेंस और टेशर मैक, इन लोगों ने क्या किया, रिसर्च करना स्टार्ट किया और इनके द्वारा पब्लिश किए पेपर पर ही वापस से इन्होंने स्टडी करके मेंडल के लॉ दिए. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि पी प्लांट को ही इन्होंने अपनी थ्योरीज में कंसीडर क्यों किया. क्योंकि पी आर ईजी टू ग्रो, पी को आसानी से उगाया जा सकता है. दे रिप्रोड्यूस क्विकली, ये बहुत ईजीली रिप्रोड्यूस कर जाता है. मस्कुलेशन एंड पॉलिनेशन क्वाइट ईजी. इसमें खुद से क्या कराया जा सकता है, पॉलिनेशन कराया जा सकता है. स्टैमन को आपके पेस्टिल के साथ रिप्रोड्यूस कराया जा सकता है. अपनी वैरायटी, अपने जनरेशन को डेवलप किया जा सकता है. दे आर कैपेबल ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन. इनमें ये पाया गया कि ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकते थे. अब है इनका जो ये एक्सपेरिमेंट था किस चीज़ पर बेस्ड था, तो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्होंने बताई थी. अब देखो बायोलॉजी में कोई बंदा मैथ्स डालेगा क्योंकि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत अच्छे जानकार थे और बाद में जाकर इनका इंटरेस्ट बायोलॉजी में डेवलप हुआ. तो मैथ्स की कैलकुलेशन इन्होंने फॉर्मुलेशन दिए, जिस वजह से लोग उस टाइम में ये सोचते थे कि ये क्या ही बात कर रहे हैं, मैथ्स कहाँ से आ गया बायो में, है ना. तो डार्विन का टाइम चल रहा था उस टाइम, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है. इनकी जब तक ये बेचारे जिंदा रहे इनको कोई क्रेडिट नहीं दिया गया. स्टैटिकल एनालिसिस दिया इन्होंने. फिर जितनी भी थ्योरीज दी वो टेस्ट बेस्ड थी, एक्सपेरिमेंट बेस्ड थी. पहले खुद करके उसके बाद उन्हें पब्लिश किया गया और अपनी प्रेडिक्शन दी कि अगर हम टॉल का शॉर्ट से क्रॉस कराएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या कैरेक्टर डेवलप होंगे. तो वो सारी एक्सपेरिमेंट बेस्ड थ्योरी थी जिसकी वजह से इनकी थ्योरी को आज तक माना जाता है. अब कुछ इन्होंने कैरेक्टर्स देखे, कई बार ये पूछ लिया जाता है पर फिर भी थोड़ा सा याद रखना है. इन्होंने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखा, जिसमें कि क्या क्या चीज़ है, सीड शेप, शीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर लोकेशन, प्लांट साइज. इन सारी चीज़ों पर इनके कैरेक्टर, यानी उस पी प्लांट में इन्होंने ये कैरेक्टर्स के आधार पर अपने जो फॉर्मुलेशन दिए थे, जो भी थ्योरीज दी थी वो इन करेक्टर के आधार पर. अब मेन जो कॉन्सेप्ट है जो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से ध्यान में रखना है, और बच्चों सिर्फ इसी क्लास के लिए नहीं ध्यान रखना है, आप बायोलॉजी की ये जेनेटिक्स जो है एक बेस है, और जब आपका बेस क्लियर होगा ना तो आपको आगे तक कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट दिया पी प्लांट पर, वो क्या है, इनको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी जाना जाता है. क्वेश्चन चाहे आपको मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस करके पूछ ले तो भी आप ध्यान रखेंगे. ये 3 मेन लॉ हैं, जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये 3 लॉ आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं. एक बार फिर से ध्यान रखेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ डोमिनेंस किस चीज़ पर बेस्ड है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस. मोनो का मीन्स आपको हमेशा बताया गया, मोनो मीन्स होता है सिंगल. जब एक ही करेक्टर के आधार पर कोई क्रॉस कराया जा रहा है तो उसको मोनो हाइब्रिड टाइप क्रॉस कहते हैं. डाई हाइब्रिड लगते ही बच्चों, यानी दोनों आपके ऊपर फर्स्ट और सेकंड जो लॉ हैं वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड हैं, और जो लास्ट वाला है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है. तो गाइज जैसे कि मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ अगेन मैंने थोड़ा बताया हुआ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अब इनमें से जैसे कि 2 आपके मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर हैं, तो पहले हम उसी के बारे में बात करते हैं. लॉ ऑफ डोमिनेंस, व्हेन 2 डिफरेंट एलील समझते हैं अल्टरनेटिव जीन फॉर्म, ठीक है, एक ही जीन की 2 अलग अलग फॉर्म. जैसे अगर टॉलनेस की बात कर रहे हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, वो अल्टरनेटिव फॉर्म हो गई एक ही, ठीक है. तो अब आगे कह रहा है व्हेन 2 डिफरेंट एलील ऑफ ट्रेट कम टुगेदर इन अ हाइब्रिड, वन एलील इज डोमिनेंट एंड द अदर वन इज रेसेसिव. आपको मैंने डोमिनेंट और रेसेसिव बताया है, जिसका प्रभाव ज़्यादा होगा वो डोमिनेंट होगा, ठीक है.
जैसे कि आप एक ऐसे समझ के चलो, ईजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो, जैसे कोई ताकतवर इंसान है और वो एक हल्के फुल्के इंसान को ऐसे धक्का मार के गिरा सकता है, तो वो डोमिनेंट क्या हो गया, जो ज़्यादा ताकतवर है। और रेसेसिव क्या है, जो ऐसे ही हल्का फुल्का सा इंसान है। ठीक है, तो ये समझाने के लिए था। आगे देखते हैं। तो गाइज, इसको और अच्छे से समझने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखते जाएं। डायग्राम को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इस डायग्राम पे ही है। अगर आप पेपर में डायग्राम से जाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। आपको ये डायग्राम, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यही समझ के जाना है। देखिए, पहले मैं एक बार और बताती हूँ। अब इन्होंने क्या लिया, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एली ले ली। जैसे कि पेरेंट के बीच में क्रॉस कराया, तो टॉलनेस के लिए जो कैरेक्टर है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा, कैपिटल टी, और ड्वार्फनेस के लिए जो है वो स्मॉल टी। यानी हमने जो लिए हैं कैरेक्टर वो क्या है, कैपिटल टी टी और स्मॉल टी टी। जब इनके बीच में क्रॉस कराया जाता है तो आपको जो नेक्स्ट जनरेशन में है ना, F1 जनरेशन में जो आपको कैरेक्टर ऑब्टेन होंगे, ट्रेट ऑब्टेन होंगे। अब देखो, कैपिटल टी क्या है यहाँ पर, डोमिनेंट है। देखते जाएं जरा, जो कैपिटल टी है वो क्या है, डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट क्या कर रहा है बच्चों, देखो नेक्स्ट जनरेशन में गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में कैपिटल टी से एक जो कैरेक्टर है, टी है, ट्रेट है, वो ड्राइव हुआ। और ऐसे ही नेक्स्ट जनरेशन में गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे एक टी ड्राइव हुआ। जब इन दोनों के बीच में गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया, तो आप देखेंगे F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमें ऑब्टेन होंगे वो होंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी जितनी भी ऑब्टेन होंगे पुनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग, तो वो कैरेक्टर कैसे होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जितनी भी जनरेशन हमें ऑब्टेन होगी क्रॉस कराने के बाद, वो सारी कैसी होगी, टॉल होगी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो पहला जो है वो डोमिनेंस का ही है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने बताया कि जो डोमिनेंट होता है वो रेसेसिव के कैरेक्टर को हाइड कर देता है। अब इस कंडीशन में जब इनके बीच में क्रॉसिंग कराया जा रहा है तो इसके कैरेक्टर को हाइड कर दिया है। अब मैंने एक और डायग्राम से आपको समझाना है, आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी में आपको शायद ये डायग्राम नहीं मिल पाए, वहाँ पर एक पौधे वाला डायग्राम बनाया गया है। यहाँ देखिए, मैंने एक और डायग्राम आपको लिया है। फर्स्ट वाला देखेंगे आप, यहाँ टॉलनेस और यहाँ डॉर्फ, यानी कि एक तो टॉल पौधा ले लिया मेंडल ने और एक ले लिया डॉर्फ। अब इन दोनों के बीच में कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये पुनेट स्क्वायर होता है बच्चों। जब इनका क्रॉसिंग कराया गया, किसके बीच में, कैपिटल टी को स्मॉल टी से कराया, तो पहली जनरेशन जो ऑब्टेन होगी पुनेट स्क्वायर में कैपिटल टी और स्मॉल टी होगी। फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में कराया तो अगेन कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ऐसे दिखाती हूँ। यहाँ देखो, पहला जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी। यानी आप ये समझें, जब कैपिटल टी और स्मॉल टी ऑब्टेन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जितने भी ऑब्टेन हो रहे हैं वो कैसे ऑब्टेन हो रहे हैं, वो सारे के सारे टॉल ऑब्टेन हो रहे हैं आपको। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस से आप क्या समझे बच्चों? जो पहला रूल कहता है, लॉ कहता है कि जब दो अल्टरनेटिव फॉर्म ली जाती हैं जीन की, तो उनके बीच में जब क्रॉस कराया जा रहा है, जैसे कैपिटल टी टी टॉल और ड्वार्फ के बीच में, पेरेंटल जनरेशन के बीच में क्रॉस कराया, तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर आपको कैपिटल टी स्मॉल टी ऑब्टेन होगा। और जब उसमें F1 जनरेशन का क्रॉस कराया जाएगा, तो जो उससे दोनों का क्रॉस कराने पर कैपिटल टी स्मॉल टी आपको ऑल टी टॉल प्लांट ऑब्टेन होते हैं। यानी जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो रेसेसिव के कैरेक्टर को हाइड कर देता है, हिडन कर देता है। ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है इसमें। तो जो टॉलनेस का कैरेक्टर है कैपिटल टी, वो डोमिनेंट है, और ड्वार्फ क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। मेंडल ने सेकेंड लॉ दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये फर्स्ट वाले जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, दोनों ही उसी से सॉल्व होते हैं। जैसे कि अभी हमने समझा कि जब हमने टॉल प्लांट लिए थे, टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉसिंग कराई थी F1 जनरेशन में, जितने भी हमें प्लांट ऑब्टेन हुए है ना, प्लांट का ही तो क्रॉसिंग करा रहे हैं, तो जितने भी हमें प्लांट ऑब्टेन हुए वो कैसे थे, ऑल आर टॉल। तो अब इस जनरेशन से, यानी F1 जनरेशन से जो हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी का फॉर्मेशन हुआ है, इसमें सेल्फिंग करा दी। यानी कि सेल्फिंग का मतलब क्या हो गया बच्चों, जब कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में ही दूसरे कैपिटल टी और स्मॉल टी से क्रॉस करा दिया, तो वो क्या कहलाएगा, सेल्फिंग कहलाती है। पहले एक बार डेफिनेशन और देख लेते हैं। ईच ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाई 2 एलील। इस वाली कंडीशन में क्या कह रहा है ये, कि जो कैरेक्टर होते हैं, ट्रैट होते हैं, वो एलील से ही कंट्रोल होते हैं, विच इज सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। लेकिन जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो ये सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, ईच गैमेट गेट ओनली 1 एलील। जो गैमेट फॉर्मेशन के अभी हमने सिखाया था ना आपको, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे कैपिटल टी और स्मॉल टी ही ड्राइव होता है। यहाँ देख सकते हैं आप, अभी एक सेकेंड। तो आप यहाँ वाले डायग्राम को देखेंगे कि इस वाले केस में जो ये ड्राइव हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप, गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ। तो अब इससे जो गैमेट ड्राइव्ड हुआ वो सिंगल कैपिटल टी और स्मॉल टी ड्राइव्ड हुआ है।
ठीक है। तो स्टूडेंट आपको ये याद रखना है कि ईच ट्रेट इज़ कंट्रोल बाय 2 एलील। जितने भी एलील हैं वो 2 एलील अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं जीन की, उनके द्वारा ही कंट्रोल होते हैं जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं। और एक आता है आपके पेरेंट्स से, पेरेंट में इधर मदर या फादर से, है ना, एक फादर से एक मदर से, विच इज़ सेपरेटेड ड्यूरिंग, जब गैमेट बनेगा तो गैमेट बनने के टाइम पर ईच गैमेट गेट ओनली 1 एलील। तो उस टाइम पे या तो कैपिटल टी ही जा रहा है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, यानी वो अलग अलग हो जाते हैं, है ना। अभी तक क्या बन रही थी, 2 फॉर्म बनी थी एलील की, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में आ रहा था जब हमने अभी पढ़ा ना। देखो यहाँ पर देखो, सेल्फिंग के टाइम पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन जब गैमेट बने, हाँ देखो गैमेट बने ही है, इस वाले केस में गैमेट बने, जैसे ऊपर बने थे गैमेट, अब इसमें यहाँ बन रहे हैं गैमेट। तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर ये गैमेट गेट ओनली 1 एलील, इसमें सिर्फ एक ही एलील पाया जाएगा, 2 फॉर्म नहीं है अब यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर, या तो स्मॉल टी होगा या कैपिटल टी होगा। क्लियर है इतनी चीज़। तो इसी को क्या बोलते थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट माने सेपरेट हो जाना, याद रहेगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट हो जाना। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर एलील का सेपरेट हो जाना ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। अब हमने क्या करना है, हमने सेल्फिंग करानी है। पहला वाला सभी को क्लियर है, जब टॉल और ड्वार्फ के बीच में, आप कैपिटल टी बना के मत छोड़ाना पेपर में, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो सारे प्लांट जो मिले हमें टॉल मिले, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी करके। हाँ मैंने आपको फर्स्ट वाला समझा दिया, सेल्फिंग कराई। अब देखो सेल्फिंग के टाइम पे अब यहाँ आपको समझना है, पुनेट स्क्वायर यही बना के आना, मैंने आपको चौकोर खाने के हिसाब से बताया भी था कैसे बनाना है। देखो बच्चों, पहला करेक्टर इस वाले टी को उठाओ और इस वाले टी को उठाओ, इन दोनों को उठाया, फर्स्ट वाले खाने में लिख दिया, है ना, जो बॉक्स है रेक्टेंग आपका स्क्वायर की फॉर्म में। फिर इस कैपिटल टी की क्रॉस स्मॉल टी से कराया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, सेकेंड वाला आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखो नेक्स्ट वाले में देखो बच्चों, समझ आ रहा है, एक बार कैपिटल टी का इस वाले कैपिटल टी से हमने क्रॉस कराया, मैं एक बार पेन यूज़ कर लेती हूँ। देखो यहाँ कैपिटल टी का, है ना, कैपिटल टी का किससे क्रॉस करा है, स्मॉल टी से। बाहर से थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं, तो यहाँ मैं आपको समझा रही थी। इस पुनेट स्क्वायर को एक बार ध्यान से समझ लेंगे स्टूडेंट। पहले हम देखते हैं, एक कैपिटल टी को उठाया, एक इस कैपिटल टी को उठाया, दोनों के बीच में क्रॉस कराया, तो पहले ब्रैकेट में हम लिख देंगे कैपिटल टी। फिर नेक्स्ट में क्या करना है हमें, हमने एक अगेन कैपिटल टी को उठाया और ये जो दूसरा वाला है स्मॉल टी से क्रॉस करा दिया, उसको सेकंड ब्रैकेट में लिख दिया। फिर स्मॉल टी को उठाया और इस कैपिटल टी से क्रॉस करा दिया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। फिर स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराया, तो यहाँ हमने इसको यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखो जो फिनोटिपिक माने फिजिकल अपीयरेंस से जो हमें कैरेक्टर मिलेंगे वो किस रेशो में मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी 3 तो आप देख सकते हैं, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, लेकिन स्मॉल में एक प्योर ड्वार्फ कैरेक्टर मिला है। स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट करता है, ड्वार्फ कैरेक्टर को, तो सिर्फ एक ही प्योर ड्वार्फ कैरेक्टर मिला है, बाकी सब क्या मिले हैं। अब इन्हें हम टॉल क्यों कह रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी को, क्योंकि स्टूडेंट इसमें जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और वो स्मॉल जो है स्मॉल टी के कैरेक्टर को क्या कर देगा, हाइड कर देगा। दैट इज़ द रीज़न कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं, हम क्या पूरे की ही बात कर रहे हैं, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। और ये पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेंडल ने ये प्रूफ किया कि मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट the 2 allele of gene that are found on the chromosome pair separate with the offspring receive one form of mother and one form of father। मैंने आपको बताया था कि जो पेरेंट्स से आता है, जैसे आपके मदर से एक कैरेक्टर आएगा फादर से, ठीक है, और वो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा सेग्रीगेशन के केस में, तो वो एक सेपरेट हो जाता है। फिर जब हम उसमें सेल्फिंग कराते हैं, किसकी, अभी हमने सेल्फिंग करना सीखा पुनेट स्क्वायर बना के, तो हमने जो सेल्फिंग की उसमें कैरेक्टर कौन से लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में क्रॉस कराया, तो हम उनको कैपिटल टी और स्मॉल टी को एक साइड में लिख लेंगे, इसी टाइप से कैपिटल टी स्मॉल टी को दूसरे साइड में लिख लेंगे। और जब वो स्क्वायर बना के 4 पीस में उसे कट कर लें और फिर उसको शो करके दिखाएं, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊँ एक और बार, क्लास में थोड़ा समझाना थोड़ा और इजी हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मैंने काफ़ी मेहनत से पीपीटी तैयार करी है अभी बैठ के, बच्ची की रिक्वेस्ट थी, नहीं तो मैं थोड़ी आज बहुत ज़्यादा बिजी थी, पर मैं फिर भी सारे काम छोड़ के पहले ये पीपीटी बना रही हूँ, क्योंकि कल एग्ज़ाम है बच्चों का, ठीक है। आई होप, देखो यहाँ पर अगर कहीं छोटा सा भी डाउट लगे ना, आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कि मैम एक और बार इसको चीज़ को क्लियर कर दें, क्योंकि आपको कहीं डाउट नहीं आएगा। थ्योरी आपको पता ही है, मैंने बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश की है। इसके बाद एक और लॉ है आपका, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
मैं उसे भी कंप्लीट करती हूँ फटाफट से। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ लो, यानी दोनों ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड थे। मैंने आपको बताया हुआ है मोनो का मीन्स होता है सिंगल, ठीक है। ऐसा जेनेटिक क्रॉस जो कि किसके बीच में कराया जा रहा है, बिटवीन टू इंडिविजुअल इन्वॉल्विंग वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टरिस्टिक, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, वन जीन विद टू एलील, एक जीन है ना जो दो एलील के साथ हो, फोकसिंग जैसे जीन के आपका ऐसे समझो कि हम जैसे इसमें क्या बात कर रहे थे, हाइट का जीन ले लिया हमने, उठा लिया, सिंगल जीन की बात कर रहे हैं ना, हाइट या तो टॉल होगी या ड्वार्फ होगी, ठीक है। तो इस एक करेक्टर को उठा लिया और उसके बेस पे हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर लिया, ठीक है। आगे देखते हैं। वैसे मैं इसको एक कोशिश ये करूँगी कि अलग अलग अकेला अकेला इसको समझाऊँ, पर अभी टाइम थोड़ा सा ये है ना कि आप लोगों का कल ही पेपर है तो थोड़ा सा खींचना भी पड़ रहा है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, व्हेन टू और मोर ट्रेट आर इनहेरिटेंट, जब दो या दो से अधिक ट्रेट जाते हैं नेक्स्ट पीढ़ी में, द एलील ऑफ वन ट्रेट सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द एलील ऑफ अनदर ट्रेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन के समय जो एलील होते हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका दूसरे एलील से कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि हम इसको यहाँ से समझेंगे, इसका भी एक डायग्राम है, उससे हम इसे क्लियर करेंगे। और ये किस पे बेस्ड होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। ऐसा क्रॉस जिसमें दो फॉर्म ले रखी हैं, टू प्योर इंडिविजुअल दैट डिफर इन टू ट्रेट। अब दो करेक्टर कौन कौन से ले लिए भाई, डायरेक्ट डायग्राम पे चल रहे हैं इसे समझने के लिए। जैसे कि एक सेकेंड, हाँ ये इनहेरिटेंस का लास्ट टॉपिक है तो इससे थोड़ा सा मेहनत लगा के समझेंगे सारे बच्चे। ये देखो यहाँ हम सबसे पहले ऊपर वाली लाइन में आते हैं। पेरेंट जनरेशन जो है, इन्होंने करेक्टर कौन से लिए हैं, एक तो राउंड और येलो सीड ले लिया है और दूसरा लिया है रिंकल्ड और ग्रीन सीड, ठीक है, झुर्रीदार और ग्रीन कलर का सीड ले लिया। अब दोनों को डिनोट किससे कर रहे हैं, राउंड को डिनोट कर रहे हैं कैपिटल आर से और येलो को डिनोट कर रहे हैं वाई से, ठीक है। ऐसी रिंकल्ड को यानी झुर्रीदार जो है उसको स्मॉल आर से और ग्रीन को कर रहे हैं स्मॉल वाई से। अब गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन समझ गए ना, अगली पीढ़ी में जो एक एक सेपरेट होके आएगा, ठीक है। तो वो क्या आया, कैपिटल आर, एक से उठा लिया कैपिटल आर और दूसरे से उठा लिया कैपिटल वाई, ठीक है। पहला क्लियर हो गया। अब दूसरे वाली की साइड में आ जाओ, इसमें कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई आ गया, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा पेन की हेल्प ले लेती हूँ। देखो इसका एक करेक्टर आ गया, इसमें इसका एक करेक्टर आ गया, ठीक है। तो दोनों में से क्या बन गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब यहाँ दोनों ही स्मॉल स्मॉल हैं तो एक स्मॉल आर और एक हो गया स्मॉल वाई। अब जो F1 जनरेशन में ऑब्टेन होंगे तो वो हमें कौन कौन से हो गए, F1 जनरेशन में एक उठा लिया कैपिटल आर और इसका स्मॉल आर लिख दिया, ऐसी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई इनको भी लिख दिया, ठीक है। F1 जनरेशन हमें ऑब्टेन हो गई। तो ये दो कैरेक्टर के आधार पर था, है ना, राउंड और येलो, रिंकल्ड और ग्रीन, इसलिए डाई हाइब्रिड क्रॉस है। अब F1 जनरेशन में हमने सेल्फिंग तो करा दी। इसके बाद बच्चों अगेन अब हमें इसका क्रॉस कराएंगे, वो कैसे कराना है ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि ये आपको याद करने हैं या समझ के करने हैं, तो मैं आपको समझाने का तरीका बता रही हूँ। देखो यहाँ से लो कैपिटल आर लो, ठीक है, और इसका क्रॉस कराओ। पहले ये जो थर्ड नंबर वाला वाई है इसको उठा लो, आर और वाई पहले लिख दिया हमने यहाँ, ठीक है। ऐसे ही सेम इधर की साइड में लिखने होते हैं, आर वाई लिख दिया एक साइड में। अब दूसरा क्या उठाएंगे, स्मॉल आर वाला उठाओ इधर वाले में से और इसका भी क्रॉस कराओ कैपिटल वाई से, ठीक है। ये मैं इसके बारे में बता रही हूँ बच्चों, ठीक है। यानी क्या किया, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसके हम अब मैं गैमेट फॉर्मेशन बना रही हूँ। तो गैमेट्स कैसे बनेंगे, पहले मैंने उठाया आर और वाई का गैमेट उठा लिया, तो मैंने यहाँ लिख दिया आर और ये कैपिटल वाई बन गया, ठीक है। इसके बाद मैंने इस आर को उठाया और इस वाई के साथ, इस वाले वाई के साथ इसमें क्रॉस करा दिया। देखो ज़रा, आर और कैपिटल वाई बन गया, सेकंड वाला यही वाला तो है। इसके बाद थर्ड वाला उठाओ, थर्ड वाले में क्या, अगेन कैपिटल आर ले लिया स्मॉल वाई ले लिया, कैपिटल आर ले लिया स्मॉल वाई ले लिया, क्लियर है। अब नेक्स्ट उठाओ स्मॉल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये चारों थे ना, समझ में आया मैंने गैमेट कैसे बनाए हैं। मुझे लगता नहीं है अब आपको क्रॉस करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। अब देखो इन दोनों का मैंने जैसे क्लास में भी आपको एक बार समझाया था, इन दोनों का क्रॉस कराते आप चले जाएंगे, कैपिटल आर और कैपिटल आर का, इन दोनों का आप क्रॉस कराएंगे आपस में, तो आर आर और वाई वाई पहला बन गया, पहला जो ये वाला आपका ब्रैकेट है ये कंप्लीट होगा पुनेट स्क्वायर। इसके बाद हमने लिया है स्मॉल आर था हमारा जो है, सेकेंड वाला क्या था, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, इसका क्रॉस किससे कराना है अब हमें, ऐसे समझते चलना, पहले वाले का इससे करा दिया, अब दूसरे वाले का इससे करा दो। तो देखो कैपिटल आर स्मॉल आर,
कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर तीसरा वाला उठाओ, इस वाले को उठाओ, कैपिटल आर। मैंने थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, मैंने थोड़ा ज़्यादा, देखो मैंने उसे इरेज कर दिया। तो समझते चले जाना, पहले इन दोनों का क्रॉस करा लिया, फिर इस वाले का इससे करा लिया, फिर इस वाले का इससे, ओ सॉरी मैं ज़्यादा ही डीप में बना गई, इसका इससे नहीं जाएगा। एक सेकेंड, इरेजर कहाँ गई हमारी, दिस वन, यहाँ वाला जो है ना क्रॉस, इसको थोड़ा एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। हमने 2 बता दिया आपको, अब तीसरे का भी फर्स्ट वाले से हम क्रॉस करा लेते हैं। इरेजर ही लग रही है अभी, इसे हटाते हैं। वेट, तो स्टूडेंट देखो, पहले वाले का पहले वाले से, फिर सेकंड वाले का पहले वाले से, फिर थर्ड वाले का पहले वाले से क्रॉस कराया। क्रॉस ऐसे समझ लो जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर अब देखो कैपिटल आर पहले आएगा क्योंकि इसमें कैपिटल आर आ रहा है पहले, और फिर स्मॉल आर आएगा, और दोनों के वाई वाई हमने ले लिए। इसे क्रॉस कराना बहुत ईजी है। अब सेकेंड वाले क्रॉस को ऐसे ही आप लेंगे एग्जाम्पल से, ठीक है। एग्जाम्पल आप उठाएंगे, देखो अब पहले वाले से सबका क्रॉस कराया, ऐसे ही सेम सेकेंड वाले से कराना है अब क्रॉस, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। फिर कैपिटल वाई, ये वाला फिल हो गया आपका सेकेंड वाला ब्रैकेट। अगेन आप करेंगे सेकेंड वाले का सेकेंड वाले से कराएंगे, तो ये है आपका, यहाँ देखो स्मॉल आर, ये सेकेंड यहाँ पर देखेंगे ये रहा बनना, स्मॉल आर आर और कैपिटल वाई वाई, ठीक है। अब अगेन थर्ड वाला उठा लो और सेकेंड वाले से क्रॉस कराओ, आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ देखें ये बन गया ना आपका ये वाला पॉइंट जो है। अब देखो अब अगेन फोर्थ वाला उठा लो, यहाँ देखो फोर्थ वाले मतलब सेकंड वाले से फोर्थ वाले का ये वाला क्रॉस कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, दोनों आर आर हैं, स्मॉल है लेकिन आर आर, और इस वाले में कैपिटल वाई है और इसमें स्मॉल वाई है, तो हम यहाँ पर इसको बना लेंगे। आई होप आप इसी टाइप से इसे फिल करते जाएंगे। थोड़ा टाइम लो और खुद से एक बार ड्रॉ करके देखो, आप इजीली कर पाएंगे। क्रॉसिंग कराना है, मैं फिर एक बार समझा देती हूँ। इसमें क्रॉस कराने में कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पहले वाले का पहले वाले से, दूसरे वाले का पहले वाले से, तीसरे वाले का पहले वाले से, फिर चौथे, ऐसे ही सेकेंड वाले का पहले वाले से, है ना। ओके, रेशो आपको ऑब्टेन होगा। इसमें फिनोटिपिक रेशो आपसे पूछा जाता है, वो है 9:3:3:1। क्लियर स्टूडेंट, आई होप इतना भी आप पढ़ जाएंगे और ये क्रॉस बनाए आएंगे तो आपको फुल मार्क्स। आप मेरी बात माने तो डेफिनेशन याद कर लें, डेफिनेशन के बाद ये जो आपको पुनेट स्क्वायर है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ के जाएं। आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस पूछे, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मेनली एनसीईआरटी में मोनो और डाई हाइब्रिड क्रॉस की फॉर्म में दे रखा है, लेकिन अगर आपको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस करके क्वेश्चन आता है तो आप उनके तीनों लॉ लिख के आएंगे। पहला क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो वही है, पहले में क्या था, डोमिनेंसी दिखाता है, दूसरा गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में सेपरेट हो जाते हैं, है ना, और तीसरे वाले में इंडिपेंडेंट असॉर्ट में एक वाले को दूसरे वाले से एलील के पेयर को मतलब नहीं होता, ठीक है ना, इंडिपेंडेंटली रहते हैं वो। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।